जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने, कल से मुराद लास्ट लेक्चर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बसर करते हैं और इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम बेटे दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक जो एक्सरसाइज का लॉन्ग है और वो टॉपिक है बेटे पाकिस्तान के अहम ग्लेशियर्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्लेशियर किसको कहते हैं और पाकिस्तान में ग्लेशियर कौन कौन से हैं और उनकी अहमियत क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटे पाकिस्तान के अहम दरिया। तो दरिया हम रिवर्स ऑफ पाकिस्तान ये स्किप करेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे चूँकि वो लेंथी टॉपिक है। और उससे अगला एक टॉपिक है पाकिस्तान की अहम नहरें, वो एक छोटा टॉपिक है। लिहाजा बेटे आज के लेक्चर में ये दोनों टॉपिक शामिल होंगे। तो मेरे पुत्रों, सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के ग्लेशियर। जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर बेटे आपने पहली हेडिंग लिखनी है ग्लेशियर की तारीफ। जी बेटा, ग्लेशियर की तारीफ इंग्लिश में आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्लेशियर्स। शाबाश, जल्दी से बेटे। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ ग्लेशियर्स जब आप ये लिख लेंगे तो मेरे पुत्रों, काक्यों एंड काकियों, पटाकियों एंड पटाकियों, ये बात आप जानते हैं कि ग्लेशियर आम तौर पर तो सादा लफ्ज़ों में बेटे ग्लेशियर किसको कहते हैं? बर्फ़ के पहाड़ को। बोलो, किसको कहते हैं? बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉपर तारीफ है। वो कहता है, इधर समझो, पहले तारीफ कहता है जब किसी एरिया में बेटे साल हा साल स्नो फॉलिंग होती रहे। क्या? किसी एरिया में साल हा साल क्या होती रहे? स्नो, बर्फ गिरती रहे। जब बर्फ बेटे गिरती रहती है तो नीचे वाली बर्फ हो जाती है सख्त और जो ऊपर से नई बर्फ आती है वो क्या होती है? नरम। तो कहता है जब बर्फ का ढेर लग जाए और ऊपर से नई बर्फ गिरे तो नीचे वाली सख्त बर्फ की वजह से नई आने वाली बर्फ वो ऐसे नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे। तो जो जिस भी एरिया में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि साल हा साल बर्फ गिरती रही, ऊंचा बोलो, क्या? साल हा साल बर्फ गिरती रही, बर्फ जम गई, फिर नई पड़ने वाली जमी हुई बर्फ पर जब गिरी और वो नीचे की तरफ गिरने लग गई, तो ऐसी सिचुएशन जिस भी जगह पर बन जाए उस जगह को हम किसका नाम देते हैं बेटा? आओ इसी बात को जरा हम बुक से भी देख लेते हैं और जरा बोलिए क्या कहता है, जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा। पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है। ये बेटे कहता है बर्फ पड़ी थी, अब ढलवान की तरफ गिरना मीन नीचे की तरफ गिरने लग जाए, जो मैंने आपको बताया, तो इसको क्या कहते हैं बेटे? ग्लेशियर। एक दफा फिर डेफिनेशन बोलो ऊंचा, क्या है? पहाड़ों की वादियों जमी हुई बर्फ जो कि ढलवान की तरफ। हाँ, अभी याद करनी है बेटे, एक दफा फिर बोलो, क्या तारीफ है? शाबाश। हाँ, आखिरी दफा फिर क्या? अच्छा, अब यहां हेडिंग लिखो तारीफ की वजाहत, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन। जल्दी से बेटे, टाइम नहीं है हमारे पास। एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन। जी मेरे पुत्रों, अब इसी तारीफ की वो एक्सप्लेनेशन करता है और एक्सप्लेनेशन वो है जो मैंने आपको समझाई अभी। वो कहता है ज़्यादा बुलंदी इलाकों वाले में टेम्परेचर कम होता है, जो टेम्परेचर कम होता जाता है क्या होना शुरू हो जाती है? स्नो फॉलिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे बनते हैं क्या? ग्लेशियर। नीचे वाली बर्फ़ सख्त हो जाती है, फिर वो ऊपर से नहीं गिरती है, वो कम बुलंदी वाले इलाकों की तरफ गिरना शुरू कर देती है, जिसके बेटा क्या हरकत करने लग जाते हैं? ग्लेशियर्स। अब यहाँ पर हेडिंग लिखें बेटा, अहम इलाके, इंक्लूडिंग एरियाज, मुश्तमिल इलाका। आप लिख लेंगे मुश्तमिल इलाका, मुश्तमिल इलाका। जल्दी लिख ले काका, इंक्लूडिंग एरिया। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंक्लूडिंग एरिया। मुझे बताओ काक्यो जल्दी से, पाकिस्तान के किन इलाकों में ज़्यादा पहाड़ हैं?
शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके में। और आप वहाँ जानते हैं कि वहाँ कल पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था, वहाँ पर टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री से भी कम, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। और उन्हीं इलाकों में बेटे ज़्यादा क्या होती हैं, बर्फ़बारी होती है, और उन्हीं इलाकों में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर्स हैं कितने बेटे, लास्ट लाइन में वहाँ आप लिखेंगे अहम ग्लेशियर्स, जहाँ नाम लिखे हुए हैं अहम ग्लेशियर्स, इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स। पाकिस्तान के अंदर बेटे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स, जी बेटे यहाँ हेडिंग लिख देंगे। और अभी हमने नाम याद करने हैं, क्या क्या नाम लिखे हुए बेटे, सियाचन, बुलतोरो, ब्याफो, बतोरा और हिस्पर। ऊंचा नाम बोलो बेटे अब, क्या, सियाचन, बुलतोरो, ब्याफो, बतोरा और हिस्पर। फिर बोलो जी, सियाचन, बुलतोरो, ब्याफो, हिस्पर और रीमू। रीमू भी एक है, वो यहाँ जिक्र नहीं किया हुआ, तो जो यहाँ जिक्र किए हुए हम वो देखते हैं कौन कौन से, दोबारा बोलो, सियाचन, बुलतोरो, ब्याफो, बतोरा और हिस्पर। फिर नाम बोलो, सियाचन, बुलतोरो, ब्याफो, बतोरा और, हाँ जी अभी याद करने हैं ये नाम अभी। फिर बोलो क्या नाम है, बतोरा और हिस्पर। आखिरी दफ़ा और मैंने सुनना है, अभी आपने मुझे याद करके सुनाने, इस सोच के साथ पढ़ो कि अभी याद हो जाए। बोलिए ज़रा, सियाचन, ब्याफो, बतोरा और हिस्पर। चलो एक दफ़ा और पढ़ लो, क्या याद करोगे कि सखी साथ पाला पड़ा है जी। हाँ शाबाश, कौन 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 मुझे सुनाएगा, शाबाश, इनके नाम सुना दो बेटे। हिस्पर और बतोरा जिंदाबाद, शाबाश। और कौन कौन कौन, चल 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 शाबाश। बतोरा, ठीक है, कटोरा, बतोरा भी सुनाना है जी। गर्ल्स में से शाबाश, गर्ल्स में से अभी तक नहीं आया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, शाबाश गर्ल्स। बतोरा, बतवारा नहीं, ठीक है, चलो शाबाश, बहुत अच्छे। ये बेटे हो गए हमारे ग्लेशियर। अब इनकी तफसील है। सबसे पहला नाम आ रहा है बेटे कौन सा, सियाचन। अब ज़रा इसमें बेटे मुझे बताओ, ये सियाचन पाकिस्तान के किस हिस्से में होगा, शुमाल मगरब में। मैं डायरेक्शन से पूछ रहा हूँ, किसके साथ होगा, शुमाल मगरब। अच्छा, कहते हैं सियाचन, बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ अंडरलाइन कर लें, जिसका माना है जंगली गुलाब। इस ग्लेशियर पर यह पौधा उगता है, इस ग्लेशियर पर ये पौधा उगता है, इस वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया गया, सियाचन। अच्छा, ये इसकी लंबाई अंडरलाइन करें, 72 किलोमीटर। अगला है बलतोरो। अच्छा, बलतोरो ये बेटे बल्तिस्तान में वाक़े है, बल्तिस्तान उससे बल्ती। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर। बरालदो दरिया इसी ग्लेशियर से निकलता है, और स्कर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है, यानी स्कर्दू के ज़रिए इस ग्लेशियर तक पहुंचा जा सकता है। अगला है बतोरा। इनकी लंबाइयां बेटे आपने बहुत याद कर रही हैं ध्यान से, वो MCQs हैं बोर्ड के। बतोरा, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 58 किलोमीटर, और ये भी गिलगित बल्तिस्तान में है। अगला है ब्याफो। ब्याफो ये बेटे 62 किलोमीटर लंबा है, और ये वादी नगर में वाक़े। आखिरी बेटे हिस्पर, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में है, और इसकी लंबाई 61 किलोमीटर है। दरिया हिस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। अब आ गई बात बेटे अहमियत। मैं आपको बताऊं इसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस। ये बेटे इतना अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना अहम शॉर्ट क्वेश्चन कि हर सूरत ये बोर्ड में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ग्लेशियर की अहमियत बेटे आप बता सकते हैं, ग्लेशियर से हमें क्या फ़ायदा होता है, पानी मिलता है, दरियाओं नदी नालों में पानी आता है। फिर ग्लेशियर्स पर ख़ास किस्म की लकड़ी हासिल होती है, क्या, लकड़ी हासिल होती है। फिर तीसरा पॉइंट, वो आबशार खूबसूरती का ज़रिया है। फिर अगली बात, टूरिज़म, क्या बेटे, टूरिज़म फ़रोग, उससे सियाहत फ़रोग पाती है, तो उससे बंदा पैसा कमाता है, लोग, और मुल्क की मईशत में इजाफा। बेटे यही बातें लिखी हुई हैं, और इन्हीं ग्लेशियर से झीलें बनती हैं, अंडरलाइन करें। लेक्स कौन कौन सी, सैफुल मुलूक, शंदूर और सतपारा।
फिर आबी मखलूक को पानी मिलता है, उन्हें भी फ़ायदा होता है। तो ये 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई, यही इसकी अहमियत में लिखी हुई हैं। आपने अपने सादा लफ्ज़ों में बताओ मुझे क्या हासिल होता है बेटे? पानी। नंबर 2 क्या हासिल होती है? लकड़ी। नंबर 3 क्या प्रमोट होती है? टूरिज़म, सियाहत। और नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं कि उससे कौमी आमदनी में इजाफा होता है, और जो आबी मखलूक है दरियाओं नहरों में, उनको भी ज़िंदगी मुयस्सर आती है। ये बेटे हो गया हमारा पहला पॉइंट। आखिरी बात छोटी सी, ये अगला जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के दरिया। इसको छोड़ दें, ये हम कल पढ़ेंगे। ज़रा अगले टॉपिक पर आ जाए, पाकिस्तान की अहम नहरें। तो मेरा पुत्र, पाकिस्तान के अंदर जहाँ ये नहरों वाला टॉपिक शुरू हो रहा है, वहाँ अपने पहली लाइन पर बेटे हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन, तारुफ। तारुफ आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन में आप जानते हैं कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। बोलिए कौन सा मुल्क है बेटे? ज़रई मुल्क। अब ज़रई मुल्क को नहरों की ज़रूरत होगी, और पाकिस्तान के अंदर नहरें पूरी दुनिया में और बिलखुसूस एशिया में सबसे बेहतरीन अगर किसी मुल्क का नहरी निज़ाम है तो वो मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर नहरें बेटे 4 किस्मों की हैं, अंडरलाइन कर लें। MCQs बोलिए कितनी किस्मों की हैं? पहली नहर जिसको आप कहते हैं परनियल कैनाल्स, दवामी नहरें। दूसरी हैं बेटे नॉन परनियल कैनाल्स, गैर दवामी नहरें। और तीसरी हैं, बोलिए बेटा, तुग़यानी नहरें या सैलाबी नहरें। और चौथी हैं राबता नहरें, लिंक कैनाल्स। ये 4 किस्मों की नहरें। मेरे पुत्रों ज़रा ध्यान से इनको समझो, पहले समझ लो, फिर आपको चीज़ें को अंडरलाइन करवाने वाली होंगी वो कर। दवामी, दवाम, आपने लफ्ज़ सुना कभी? दायमी। दायमी, दायमी का क्या मतलब होता है? हमेशा रहने वाली। अल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, जुमला सुनते हैं ना, उसी से दायमी से है दवामी। अल्लाह पाकिस्तान को दवाम बख्शे, अल्लाह आपकी इस नेमत को दवाम बख्शे, ये उर्दू में जुमला बोला है, उससे दवामी। अच्छा, दवामी का मतलब है हमेशा बहने वाली नहरें। कोई काम हमेशा हो रहा हो तो उसको कहते हैं दवाम। तो दवामी नहरें कौन सी नहरें हुई? वो नहरें जिनमें पानी सारा साल बहता रहता है। बोलो कौन सी नहरें? जो ऊंचा बोलिए, दवामी नहरें कौन सी होती हैं? जिनमें परनियल कैनाल्स, इंग्लिश में थ्रू आउट द ईयर, जिनमें पानी बहता रहता है, उन नहरों को हम बेटे दवामी नहरें। आप बेटे अंडरलाइन भी कर लें, दवामी नहरों में मैंने तरतीब और लिखी, आप यहाँ आ जाएं। वो कहता है जी सारा साल बहती रहती हैं, देखो लिखा हुआ है सारा साल बहती रहती हैं, और ये डैम या बिराज या हेड के साथ मुंसलिक होती हैं और सारा साल इनमें पानी होता है। उसके बाद बेटे गैर दवामी, नॉन परनियल, क्या तर्जुमा होगा बेटे गैर दवामी का? जो सारा साल नहीं बहती बल्कि 6 माह बहती हैं और 6 माह खुश्क रहती हैं। ठीक है जी, खुश्क। इनमें क्या होता है कि ये नहरों के भी हेडवर्क्स होते हैं, तो इनमें पानी कम आता है, जिसकी वजह से ये बेटा नहरें सारा साल नहीं बहती, बल्कि इन नहरों को बेटे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कौन सी नहरें कहा जाता है? शशमाही नहरें, यानी 6 माह चलती हैं और 6 माह नहीं चलती। अगला है बेटे सैलाबी नहरें। मुझे बताओ खुद ही, सैलाबी नहरें कौन सी होंगी? पानी तब आता है जब मुल्क में सैलाब आता है, या पानी ओवरफ्लो हो गया, दरियाओं नहरों में ज़्यादा हो गया, तो उस वक्त पानी इनमें डाल दिया जाता है। तो ये सैलाबी नहरें। और ये कौन सी अंडरलाइन करें बेटे? राजनपुर, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के इलाके में जो नहरें हैं वो सैलाबी नहरें कहलाती हैं। लिखे हुए हैं नाम बेटा, इसको अंडरलाइन कर लें। बोलो कौन कौन से इलाके हैं? राजनपुर, डेरा गाजी खान और मुजफ्फर। आखिरी हैं बेटे राबता नहरें। कौन सी? राबता नहर। ये राबता नहरें ज़रा समझें। राबता नहरें, आपने सिंध तास का मुआहदा पढ़ा था पीछे, मैंने चैप्टर 2 में इब्तदाई मुश्किलात जब पढ़ाई थी तो उस वक्त आपको सिंध तास का मुआहदा समझाया था, इंडस वाटर ट्रीटी। और उसमें ये बात थी कि जब पाकिस्तान बना था तो 6 दरिया मिले थे। बोलिए कितने दरिया मिले थे? 6। उनमें से 3 दरिया इंडिया ने, बोलो ना, बंद कर दिए थे। याद नहीं आ रहा? बंद कर दिया था ना बेटे। उनमें से एक दरिया ब्यास, वो तो टोटली बंद हो गया। पीछे कितने दरिया बचे? 2 वो बचे जिनका पानी बंद हो। और टोटल पूरे मुल्क में कितने बच गए?
टोटल 6 थे। सुभान अल्लाह, बोर्ड में जाना है हमने। बड़ा सादा सा सवाल है। मलंगो, अल्लाह की मज्जों गाओ भैंसों हैं, टोटल थे 6। मेरी सुन लो, ठीक है? अभी भी गलत बता रहा है जालिम। सुनो, अब फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। क्या टोटल थे 6, 3 बंद कर लिए, 3 हमारे पास रह गए। उन 3 में से एक परमानेंट बंद हुआ, 2 बच गए। 3 पहले थे, 2 और आए, कितने हो गए? नहीं 3 हैं, 4। जालिम ना हो तो 5। अच्छा, अब जो 3 दरिया बेटे, जो 3 दरिया सुनो, 3 दरिया जो थे उनका पानी उन 2 दरियाओं में डाला गया जिन दरियाओं का पानी पीछे इंडिया ने। तो जिन नहरों के जरिए इधर वाले दरियाओं का पानी इधर वाले दरियाओं में डाला गया, उन नहरों को कहते हैं राबता नहर। सिंपल इज दैट। वो नहर जो एक दरिया का पानी दूसरे दरिया में डाले, उस नहर को बेटे कौन सी नहर कहा जाता है? राबता नहर। ऊंचा बोलो। कौन सी नहर होती है? जो एक दरिया का पानी दूसरे दरिया। अच्छा, कौन से दरिया थे जो हमें मिले थे जिनका पानी बंद नहीं हुआ था? सिंध था, चनाब था और जेहलम। और जिनका पानी बंद हुआ था वो थे रावी, सतलुज और ब्यास। ब्यास परमानेंट बंद हो गया, रावी और सतलुज बच गए। तो इधर वाले 3 दरियाओं का पानी जो रावी और सतलुज में जिन नहरों के जरिए डाला जाता है, उन नहरों को क्या कहा जाता है? रावी। बताओ बेटे, दवामी नहरें कौन सी होती हैं? एक तो इनका बटन बहुत देर से ऑन होता है। गैर दवामी कौन सी होती हैं? और तुगयानी का कौन सी होती हैं? किन इलाकों में है ये? किन इलाकों में है ये? ऊपर से देख के बोल दो, चाहे राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और राबता नहरें कौन सी होती हैं? जो ये 2 टॉपिक थे जो आज के हमारे लेक्चर में मुकम्मल हुए, और कल आपने इनको याद करके आना है। ग्लेशियर्स की लंबाई, ग्लेशियर्स के नाम, उनकी तारीफ़, उनकी अहमियत और पाकिस्तान की अहम नहरें।